हाँ तो स्टूडेंट्स ये रही हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.3 यानी कि एंड प्रॉब्लम 2.3, जिसमें काफ़ी अजीब तरीके से क्वेश्चन लिखा था, लेकिन फिर भी मैंने उसको एडजस्ट कर ही लिया। वो कह रहा है कि रिपीट करें प्रॉब्लम 19 इन चैप्टर 1, यानी कि चैप्टर 1 की प्रॉब्लम 19 को आपने रिपीट करना है लैपलास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए। एज्यूम जीरो इनिशियल कंडीशंस। अब इनिशियल कंडीशंस को जीरो कहने का उसका क्या मतलब है बच्चों? अब देखें, असल में ये है कि इनिशियल कंडीशंस को ज़ीरो कहने से उसका मुराद है, यानी कि इसमें जो सोर्स को सप्लाई मिल रही है वो इनिशियल स्टेज में ज़ीरो है। ठीक है जी, यानी कि कोई भी इंडक्टर या कोई भी कैपेसिटर है वो एकदम से चार्ज होना स्टार्ट नहीं हो जाते, उनको कुछ टाइम लगता है, यानी कि स्टार्टिंग में ही वो एकदम से स्पीड अप नहीं हो जाते, उनको कुछ टाइम चाहिए होता है। उससे पहले उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, रजिस्टर की वैल्यू है, इंडक्टेंस की वैल्यू है, उसके बाद हमारे पास एक क्या लें इक्वेशन की फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है 1/LC इज इक्वल टू 16। अब देखें बच्चों, यहाँ पे मुझे वैल्यू निकालनी चाहिए सी की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ? इस इक्वेशन की मदद से चेक कीजिएगा। सी की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ से उल्टाता हूँ, तो उस साइड पे आ जाएगा LC और इस साइड पे आ जाएगा 1/16। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब मुझे चाहिए वैल्यू सी की, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखें, सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/16 16 इंटू सॉरी L 1/16 इंटू L, तो L की वैल्यू आप सभी जानते हैं क्या होगी हमारे पास 0.5। तो 0.5 यहाँ पे पुट करते हैं और कैलकुलेटर से पूछते हैं कि भाई इसका क्या वैल्यू बनता है। अब देखें 0.5 मुझे वैसे ही पता है कि 1/2 होता है, 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको 8 कर देगा, 1/8। और कैपेसिटर का क्या यूनिट होता है बच्चों? कैपेसिटर का यूनिट होता है फैरेड। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई आपके सी की भी। ठीक है जी, अब हम पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें इसकी इक्वेशन बनानी होगी थ्रू केवीएल, क्योंकि ये सर्किट देखें सारा लूप की फॉर्म में सिंगल लूप है, तो यहाँ पे केवीएल ही चलेगा। तो चलो बच्चों केवीएल लगाना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से चलना स्टार्ट करें? आपने लिखते हैं अप्लाई केवीएल एट द गिवन लूप। यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं, ये आ जाएगा -V। मजीद आगे बढ़ता है तो करंट रजिस्टर में से गुजरते हैं। रजिस्टर के वोल्टेज बच्चों किसके इक्वल होते हैं? रजिस्टर के वोल्टेज बराबर होते हैं करंट इंटू रेजिस्टेंस के, यानी कि ओहम्स लॉ उसके ऊपर अप्लाई हो जाता होता है। उसके बाद बात आती है इंडक्टर की। इंडक्टर के वोल्टेज किसके बराबर होते हैं? सभी को ये फार्मूला पता होना चाहिए कि इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला वोल्टेज के बराबर होते हैं। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला होता है। उसके बाद कैपेसिटेंस के वोल्टेज किसके बराबर होते हैं? कैपेसिटर के वोल्टेज बच्चों बराबर होते हैं 1 कैपेसिटेंस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं। ठीक है जी, आपने स्टडी किए होंगे ENA में, जो हमारा एक खास सब्जेक्ट है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको एक तरतीब से इसको सेट करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम रख लेते हैं जी यहाँ पे इंडक्टेंस को L इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट। ठीक है जी, इस तरह से। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम रखते हैं अपने इस वाले करंट इंटू रेजिस्टेंस को। उसके बाद ये रख लेते हैं 1/C इंटू इंटेग्रल ऑफ I(t)dt। इसके बाद क्या करना मैं आपको बताता हूँ। और ये जो V(t) है इसको उठा के यार दूसरी साइड पे पटक दो, बस काम ही खत्म। ठीक है जी, अब मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ बच्चों, हमने ये चीज़ स्टडी की हुई है कि करंट होती क्या चीज़ है। द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। होता असल में ये है, जबकि हमें पढ़ाया जाता है द फ्लो ऑफ चार्ज। दिस इज नॉट अ ट्रू डेफिनेशन। द एग्जैक्ट डेफिनेशन इज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज का रेट फ्लो करने का रेट होता है वो चेंज होता है, उसको हम कहते हैं करंट। ठीक है जी, तो इसकी जो हमारे पास बच्चों कह लें कि यहाँ पे मैं मेंशन करूँ, यहाँ पे मेंशन करूँ कि जो इसकी मतलब कि एक बनती है, अपने क्या नाम उसको कहते हैं यार, इक्वेशन बनती है, वो होती है करंट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ करंट चार्ज अकॉर्डिंग टू टाइम। दिस इज द मेन इक्वेशन। ठीक है, इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ जहाँ करंट है वहाँ वहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा बच्चों गौर से, यहाँ पे जब ये चीज़ पुट होगी डेरिवेटिव इनटू टाइम, तो देखें ये करंट की जगह जब ये चीज़ पुट करूंगा तो डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले, और डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले से। ठीक है, ये स्केयर बन जाएगा और Q(t) ऐसे साथ में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये R को मैं शुरू में लिखना चाहूँगा और करंट है साथ में। देखें करंट की बात करूँ तो करंट इससे रिप्लेस हो रही है डायरेक्ट, यहाँ पे ये लिखा जा सकता है d/dt इंटू Q(t). अब मजीद देखो बच्चों, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, प्लस 1/C है। ठीक है, 1/C है, ओके हो गया। अब देखें यह है करंट का इंटेग्रल। अब आपको पता है इंटीग्रेशन इनटू करंट है। करंट की जगह जब मैं ये चीज पुट करूंगा डेरिवेटिव, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूं, इंटेग्रल लेता हूं, तो आपको पता है डेरिवेटिव और इंटेग्रल ऐसे ही है, एक वायरस तो दूसरा एंटीवायरस, ये एक दूसरे को खा जाते होते हैं, इस तरह से इनकी पकड़ होती है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे डायरेक्ट Q(t) ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे जब डेरिवेटिव पुट होगा वो आपस में कटेगा और सिर्फ Q रह जाएगा। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ आपको बताइए ये V(t) एज इट एज अभी तक
क्योंकि अभी तक हमने इनिशियल कंडीशंस वगैरह कोई अप्लाई नहीं की। जब तक लैप्लास नहीं अप्लाई करते हम ऐसे ही चलेंगे। अब बच्चों ज़रा गौर से सुन लीजिएगा मेरी बात को। अब हम अप्लाई करेंगे लैप्लास। लैप्लास अप्लाई करने से भी पहले मैं एक आपको स्टेप यहाँ पे करवाना तो चाहता हूँ, लेकिन हमारा काम चल तो सकता है, लैप्लास ना भी लिया जाए काम चल जाएगा। चले लैप्लास लेते हैं। सॉरी लैप्लास ना लिया, जैसे मैं गलती कह गया हूँ, कहने में गलती हो गई है। लैप्लास लेने से पहले अगर ये स्टेप ना भी किए जाए फिर भी एक हमारा काम चल जाएगा। मैं असल में ये कहना चाह रहा था। आपने लिखना है अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लैप्लास लगने लगा। तो देखें एल बाहर ही रहेगा, जैसा कि उसने कहा है कि इनिशियल कंडीशंस को आपने अज्यूम करना है जीरो है। इनिशियल कंडीशंस मीन वो जो आपको पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लेते थे। मैं अभी आपको यहाँ पे ना रफ अमल में लिख के दिखाना चाहूंगा कि वो यहाँ पे नहीं हम लिख सकते। ये देखें लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का लिया जाता है, आप सभी जानते हैं, अगर लिया जाता है तो वो बराबर होगा किसके, फर्स्ट ऑफ ऑल एस का स्केयर, यानी कि जितनी डिग्री होगी डेरिवेटिव की वहां से पावर स्टार्ट होगी एस की, एस का स्केयर इनटू क्यू, कैपिटल क्यू आ जाएगा इसकी जगह, स्मॉल क्यू की जगह। ठीक है, कैपिटल लेटर मेंशन करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन को, क्योंकि जब किसी भी चीज टाइम डोमेन के फंक्शन का लिया जाता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाता होता है। फिर इसमें से माइनस होता है, एस की एक डिग्री कम होती है और आगे आ जाता है क्यू इंटू जीरो नेगेटिव, यानी कि इस फंक्शन का अगर इनिशियल कंडीशन में कोई वैल्यू था तो वो यहाँ पे पुट किया जाता है। फिर इसमें से माइनस होता है, एस की डिग्री एक और दर्जे कम होती है। ये उस वक्त तक चलता रहता है जब तक इसकी डिग्री जो है जीरो तक नहीं पहुंच जाती। अब इसकी डिग्री जीरो तक पहुंच गई, एस की डिग्री जीरो यानी 1 हो गया, और साथ में आता है क्यू प्राइम और साथ में उसकी इनिशियल वैल्यू। ठीक है, प्राइम का मतलब इसका डेरिवेटिव पुट करना होता है। अगर मजीद आगे होता तो क्यू डबल प्राइम आ जाता। ठीक है, तो उसने बोला हुआ है कि इनिशियल कंडीशन जो है इसकी जीरो आपने कंसीडर करनी है, यानी कि इनिशियल में इनकी वैल्यू जीरो होगी, इसकी भी वैल्यू जीरो, इसकी भी वैल्यू जीरो, ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, सिर्फ ये टर्म आ जाएगी डेरिवेटिव की इसकी। ठीक है, तो ये चीज उसने हमें समझाई हुई है। तो देखो अब जब लैप्लास लिया जाएगा इस टर्म का तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों एस का स्क्वायर इनटू क्यू ऑफ एस। ठीक है, और बाकी सारी टर्म जीरो हो गई जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखें प्लस आर इंटू, अब इसका जब मैं लूंगा लैप्लास तो लैप्लास क्या आएगा, इसकी देखें डिग्री 1 है डेरिवेटिव की, तो इसकी डिग्री 1 से ही स्टार्ट होगी और साथ में आएगा क्यू ऑफ एस, वही कैपिटल क्यू ऑफ एस। ठीक है, और जो इसकी आगे आना था वो आना था माइनस एस की डिग्री जीरो और क्यू ऑफ इनिशियल कंडीशन, यानी कि क्यू ऑफ जीरो माइनस, जो कि आपको पता है उसने बोला जीरो तो वो जीरो ही है, उसको पुट करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक इसको स्टॉप करें। आगे प्लस 1 ओवर सी क्यू ऑफ टी। अब आपको पता होना चाहिए 1 ओवर सी तो एज इट एज है क्यू ऑफ टी का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या है, क्यों क्या इसका नाम है, लैप्लास क्या होगा, क्यू ऑफ टी का बच्चों लैप्लास होगा हमारे पास, क्यू ऑफ टी का लैप्लास होता है अपने पास कैपिटल क्यू ऑफ एस। ठीक है, इसके साथ कोई एस की डिग्री नहीं होती, सिंपल क्यू ऑफ एस होता है। ठीक हो गया जी, विच इज इक्वल टू, अब देखें ये जो वी ऑफ टी रह गया इस साइड पे, यहाँ पे जब बच्चों मैं लूंगा वी ऑफ टी का लैप्लास तो ये आ जाएगा वी ऑफ एस, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में मेरे वोल्टेज आ जाएंगे। ठीक है, और एक और बात उसने कहा हुआ है कि आपने इनिशियल कंडीशंस को जीरो कंसीडर करना है, और वी ऑफ एस का मतलब है यानी कि इनमें जो वोल्टेज स्टोर है अपने कैपेसिटर में और इंडक्टर में वो वाले वोल्टेज भी। ठीक है, यानी कि इन वोल्टेजेस का यही मतलब है बच्चों, ये जो सोर्स वोल्टेज लगा हुआ है ना, जो आगे वोल्टेज डिलीवर हो रहे हैं इनको हमने उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे जहन में भी काफी क्वेश्चन घूमे थे, लेकिन मैं फिर एट द लास्ट समझ गया इस चीज को, अदरवाइज मैं भी कहने काफी कंफ्यूज हुआ। यहाँ पे वी ऑफ एस तो आएगा लेकिन ये जीरो कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका भी मैं रफ अमल में जवाब देता हूं क्यों, क्योंकि देखो बच्चों वी ऑफ एस का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे जो अपने पास क्या नाम है यहाँ पे डिवाइसेस लगे उनके अंदर जो वोल्टेज स्टोर है, शुरू में तो इनिशियल कंडीशन में उसने बोला जीरो कंसीडर करना है, क्योंकि इनके अंदर कोई चीज एकदम से स्टोर नहीं होती, ना इंडक्टर में ना कैपेसिटर में, तो लिहाजा ये जीरो के इक्वल होगा। और अभी आपको एक टेबल दिखाऊं तो हमने टेबल में स्टडी किया हुआ है डेल्टा टी, जब इस डेल्टा टी का लैप्लास लिया जाता है तो 1 के इक्वल होता है। इसकी वजह क्या है मैं अब आपको याद करवाता हूँ। डेल्टा टी कौन सा होता है, यूनिट इंपल्स फंक्शन। यूनिट इंपल्स फंक्शन एक ऐसा वाहिद फंक्शन है बच्चों जो थोड़े से टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, यानी जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे भी हमें यही दिखाया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारे पास वी ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो होगा जब इसका लैप्लास लिया गया होगा, यानी इसका लैप्लास इस तरह से लिया गया होगा। जीरो था असल में डेल्टा, क्योंकि डेल्टा टी हमारे पास जीरो होता है, आपके सामने है देख ले,
डेल्टा टी जीरो पे अपनी वैल्यू रखता है, तो जीरो के ऊपर जब इसका लैपलास लिया गया होगा तो ये वन के इक्वल आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन जब इस तरह से लिखा गया हो ना, तो आपने अपने यानी कि जो सप्लाई करने वाला वोल्टेज सोर्स होगा उसको वन के इक्वल रिप्लेस कर देना होना है, रिप्लेस कर देना, ठीक है। अब आप क्या करो बच्चों, सबको एल से डिवाइड कर दो ताकि आपकी ये इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ पे सबको मैं एल से डिवाइड करवा देता हूँ ताकि हमारा जो सबसे हायर डिग्री है वो सिंपल हायर डिग्री यानी कि सिंपल रह जाए, स्क्वायर रह जाए। इसको भी एल से डिवाइड किया, इसको भी एल से डिवाइड किया, यहाँ पे 1/L C बन गया, ठीक है। और इस तरफ आपको पता ही है VFS की जगह 1 आने वाला है, तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बटे में L आ गया, VFS की जगह हम 1 पुट कर देंगे। आपको समझ आ गई है ना उस बात की, ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे रह गया बच्चों S² Q(S). अब देखें Q(S) सब में कॉमन है, Q(S) को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, इनटू। अब देखो यहाँ पे तो S² रह गया, यहाँ पे है R/L। R/L की बच्चों वैल्यू देखो, R की वैल्यू है 1 और L की वैल्यू है 0.5। 1/0.5 करके देख लें आपको क्या मिलता है, 2 मिलता है। ये आप चेक कर लीजिएगा, 2 मिलता है। और साथ में S रह गया यहाँ पे, ठीक है। Q(S) बाहर कॉमन ले लिया गया। यहाँ पे है 1/LC। 1/LC उसने खुद दिया था जो कि 16 है, तो लिहाजा ये आ गया +16 और यहाँ से भी Q(S) कॉमन है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको पता ही है VFS की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। और बटे में है L। 1/L क्या बनेगा बच्चों, जरा गौर कीजिए। 1/L, 1/L हमने अभी अभी चेक किया था, यहाँ पे 0.5 यानी कि 1/0.5 बन गया। 1/0.5 इज इक्वल टू 2, तो ये भी 2 आ गया, ठीक है। दिस इक्वेशन एग्जिस्ट हेयर। तो यार एक चीज़ मैंने क्लियर किया दोस्तों, जो मुझे भी यार काफ़ी यहाँ पे कहने कंफ्यूज कर रही थी कि ये VFS यार गायब नहीं होना चाहिए, 1 ये कैसे हो गया हुआ है। जहाँ से मैं कह रहे हैं कि इसको सेटिंग करके समझ रहा था, लेकिन वो वहाँ पे गलत है, ठीक है। इस चीज़ से तो मैंने आइडेंटिफाई इसको कर लिया है, क्योंकि ये VFS गायब नहीं हो सकता, यहाँ पे इसका एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। असल में VFS गायब होता ही नहीं है, VFS यहीं पे रहता है। जिस ने भी वो सोल्यूशन बनाया हुआ वो गलत है, ठीक है जी। जो सोल्यूशन जहाँ से मैंने ये प्रॉब्लम मुझे एक मिली है, ठीक है, एक ही प्रॉब्लम उस सोल्यूशन से मिली थी मुझे, तो वहाँ से मैंने देखा तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे असल में ये होगा VFS एज इट एज रहेगा, बट यहाँ पे VFT के साथ एक 1 मौजूद है। आप इतना तो जानते हैं ना, 1 मीन्स U(T), आप इसको कंसिडर कर सकते हो U(T). क्योंकि बच्चों आपने पहले भी ऐसे कई क्वेश्चन किए हैं एग्जांपल्स में कि वहाँ पे हमारे पास U(T) यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन मौजूद नहीं था होता, फिर भी हम उसको कंसिडर कर लेते थे क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो लिहाजा फ्रीक्वेंसी डोमेन या टाइम डोमेन में कह लो किसी भी फॉर्म में, तो वो U(T) हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, U(T) ले लेंगे, ठीक है, इसके साथ U(T) ले लेंगे। तो आगे भी कोई क्वेश्चन ऐसा आया तो हमें इसमें इसकी खास तरीके से समझ आ जाएगी। अभी तक के लिए मुझे इसकी इतनी ही कहने नॉलेज मिला है कि मैं आपको इस फॉर्म में समझा पा रहा हूँ कि U(T) हम यहाँ से खुद से कंसीडर करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन को, और यूनिट स्टेप फंक्शन का जब हम लेते हैं क्या नाम अपना ये यहाँ पे हमने क्या किया, लैपलास लिया है। यूनिट स्टेप फंक्शन का देखें लैपलास क्या होता है, 1/s के बराबर होता है। ये देखें यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलास होता है 1/s के। तो L की वैल्यू तो आपको पता ही है, वो तो हमने बाद में पुट किया, लेकिन U(T) का जब लैपलास यहाँ पे इसके साथ ही लिया जाएगा तो U(T) का क्या लैपलास आ जाएगा, 1/s डॉट ऐसे 1/s आ जाएगा, ठीक है। VFS गायब नहीं हुआ, यहीं पर ही है। तो ये आ गया 2/s और साथ में VFS, ठीक है, इस फॉर्म में। तो फिर हम क्या करेंगे, देखें Q(S) उधर ही है, Q(S) इसके बटे में ये वाला VS उठ के इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, ठीक है। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कर ली, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी, 2/s इंटू S² प्लस 2s प्लस 16। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं था करना चाहता, इसी वजह से यार मैंने ये स्टेप इस फॉर्म में जल्द से जल्द कर दिया। अब आप क्या करो, ये Q(S) और VFS को एक फॉर्म दे दो, क्योंकि ये चार्ज ओवर वोल्टेज है, यानी कि एक लिहाज से वही फॉर्म है। तो इसको आप X(S) यानी कि एक वेरिएबल कह दो, एक कोई भी वेरिएबल का नाम दे दो, X(S) ट्रांसफर फंक्शन जैसे हम लेते होते हैं। तो इसकी ये फॉर्म आ गई, ठीक है। अब ये जो आया ना हमारे पास ये फॉर्म, इसको हम अलहदा से सॉल्व करेंगे। देखें जो कि आपको पता है, हमने आपको समझाया था पार्शियल ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला, S इंटू S² प्लस 2s प्लस 16। अब ये बराबर आ जाएगा, देखें हमारे पास किसके। अब ये तो सिंपल है बच्चों, इसके तो मुझे जोड़े बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये जोड़ा बनता ही नहीं है, ठीक है जी। जोड़ा नहीं बनता तो फिर हम वो क्वाड्रेटिक कंप्लीट फंक्शन का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको आयोटा की फॉर्म में ले जाएंगे, तो उस फॉर्म में भी मुझे इसके आंसर मिल जाएंगे। तो जैसा आपको बेहतरीन लगे, मतलब जैसा आपको बेहतर लगे, आप उस फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो मैं इसको अभी आयोटा की फॉर्म में लेके जाना चाहूँगा। आयोटा की फॉर्म में भी आप रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है कि मैं आपको प्रीवियस मेथड से ही समझा दूं, जैसे हम पार्शियल करते होते थे। देखें ये आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ए ओवर एस, ठीक है। अब ये हमारे पास इनकम्प्लीट रूट्स हैं, जिनके रूट्स नहीं निकल सकते, आयोटा की फॉर्म में चले जाते हैं, तो लिहाजा हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बी एक्स प्लस सी। आपको पता ना वैसे लिखते होते थे, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह हमारे पास एस है, तो ये आ जाएगा बी एस प्लस सी ओवर, यानी कि जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, यानी कि कोई जोड़े वगैरह नहीं बनते, तो उनको इस फॉर्म में लिखना होता है। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म है, जिसमें हम कहते हैं द रूट्स आर थर्ड केस द रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि ये ना रिपीट हो रहे हैं बट इमेजिनरी है, कम्प्लेक्स है, ठीक है जी। तो लिहाजा ए की वैल्यू तो हम उसी मेथड से निकालेंगे जो हमारे पास प्रीवियस मेथड था। यहाँ पे भी मैं थोड़ी स्पेस लेना चाहूँगा, या इसके नीचे चले अभी सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले ए की वैल्यू निकालने से पहले मैं एक स्टेप करना चाहूँगा आपके सामने, ज़रा गौर कीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, इसके एलसीएम से इस पूरी इक्वेशन को ज़रब देता हूँ, ताकि इसकी वो इक्वेशन बन जाए जैसे हम पहले करते होते थे। तो इसका एलसीएम क्या है, ये टर्म है, तो इसके साथ मैं पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा। जब देखो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगी, ये पूरे का पूरा कट जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा। यहाँ पे जब ए के साथ ये पूरी की टर्म मल्टीप्लाई खाएगी ए ओवर एस के साथ, तो क्या होगा, एस एस से कटेगा, और ये जो टर्म पीछे बच जाती है ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए इंटू आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 16। और यहाँ पे क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे बी एस प्लस सी ओवर दिस टर्म, जब ये पूरी टर्म यानी बटे वाली इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगी, तो ये और ये कट जाएगा और एस रह जाएगा, एस ऊपर ज़रब खा जाएगा। तो एस जब अंदर ज़रब खाएगा तो क्या बन जाएगा, बी एस का स्क्वायर प्लस सी एस, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। अब इसको एक इक्वेशन के तौर पे अपने पास संभाल के रख लें, हम इसको अब ऐसे ही सेटिस्फाई करते जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट हम क्या करने वाले जा रहे हैं जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ए की वैल्यू निकाली जा सकती है, उसका रूट एक ऐसा है जिसकी कोई कंप्लीशन है, यानी कि सिंपल रूट है एक। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था, आपने क्या करना है, जब किसी वेरिएबल की इस तरह से आप वैल्यू निकालने लगो, तो आपने पहले वो इक्वेशन लिख लेनी है, और उसके बटे में जो भी टर्म है उसको छोड़ के बाकी जो इस तरफ आपके पास कंप्लीटिंग फॉर्म में था वो लिख लेना। देखिए मैं इसके बटे में एस मौजूद है ना, तो मैं इसको एस को छोड़ के बाकी सारी टर्म लिख लूँगा, 2 ओवर एस का स्क्वायर प्लस 2s प्लस 16। अब मुझे इसमें वैल्यू पुट करने के लिए इसकी लिमिट भी चाहिए, यानी कि एस की मैंने यहाँ पे एक वैल्यू पुट करनी है, और ये वैल्यू निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। आपने क्या करना है, जो भी ए के बटे में मौजूद होगा उसको इज इक्वल टू 0 रख के आपने एस की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे सिर्फ एस है, तो एस इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि इसकी लिमिट है डायरेक्ट 0, एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी एस की जगह 0 0 पुट होता जाएगा, देखें 0 0 और ये प्लस 16, ये आ जाएगा 2 ओवर 16, जो कि बनता है 1 ओवर 8, और ये आपको वैल्यू मिल गई आपके ए की, ठीक है, ए की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपने क्या करना है, ए की वैल्यू मिलने के बाद अब आपने कह लें कि वो जो प्रीवियस मेथड होता था उसी मेथड के अकॉर्डिंग चलना है। 1 से 2 इक्वेशंस बनेंगी और आपका काम हो जाएगा। हम बनाते हैं स्क्वायर की एक इक्वेशन, और दूसरा नहीं है, स्क्वायर की इक्वेशन बनाएंगे तो उससे हमें बी की वैल्यू शायद मिल जाए, बी की मदद से फिर हम सी भी निकाल सकते हैं। तो हाँ जी, चले आए। सबसे पहले बच्चों आपने कंपेयर करना है दोनों तरफ, आपको पता है वो हम जो मेथड करते थे, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एस स्क्वायर, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एस, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, वो आपने करने हैं। तो पहले हम कर रहे हैं कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर बड़ी से बड़ी डिग्री से स्टार्ट करते हैं, दोनों तरफ हमने देखना होता है। इस तरफ देखें एस स्क्वायर का कोई कंपोनेंट मौजूद है नहीं, तो ये आ गया 0 विच इज इक्वल टू, इस तरफ एस स्क्वायर का कौन सा कंपोनेंट बचता है, देखें ए एस स्क्वायर बनता है, यानी कि ए बनता है। आपने एस स्क्वायर नहीं लिखना, बस उसके कंपोनेंट लिखने हैं जो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर इक्वेशन बनाते हैं। देखें इस तरफ प्लस बी आता है, तो ये टर्म बनती है एक। यहां से देखें मुझे डायरेक्ट बी की वैल्यू मिल रही है, जो कि क्या आ जाएगी, बी इज इक्वल टू -1 ओवर 8, क्योंकि ए दूसरी जानिब जाके माइनस ए हो जाएगा, और ए की वैल्यू आपको पता ही है, तो ये आपके पास आ गई बी की वैल्यू। अब हम फिर क्या करेंगे बच्चों, अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एस, एस के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। एस के कोफिशिएंट्स क्या है, इस तरफ देखें राइट हैंड साइड पे एस का कोई कोफिशिएंट है, यानी कि एस की कोई टर्म है जिसके साथ एस मल्टीप्लाई हो रहा हो, नहीं, तो यहाँ पे आ गया 0 विच इज इक्वल टू, इस तरफ क्या आएगा, देखें ए को अगर मैं अंदर ज़रब करवाऊँ तो ये आता है 2as, यानी कि एस का कंपोनेंट आता है 2a, तो ये आ गया 2a। उसके बाद b का कंपोनेंट नहीं है, डायरेक्ट c का कंपोनेंट है जिसके साथ s मौजूद है, तो ये आ जाएगा प्लस c, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से आप देखें डायरेक्ट सिंपल c की वैल्यू निकाल सकते हो, c इज इक्वल टू आ जाएगा -2a, ठीक है, -2 इंटू a का वैल्यू, ये उधर जाके माइनस हो चुका होगा ना, a की क्या वैल्यू है 1 ओवर 8, तो ये देखें आपके सामने वैल्यू भी आ गया, -1 ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है, c का वैल्यू भी मिल गया। आप डायरेक्ट उस इक्वेशन में पुट कर दो ये जो आपके पास इक्वेशन थी ऊपर वाली। तो जैसा कि हमारे पास ये चीज़ अभी इस फॉर्म में आ चुकी है, 2 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 16
इज इक्वल टू ए ओवर एस। ए की क्या वैल्यू है बच्चों, 1/8। 1/8 को ऐसे साइड पे कर लो और साथ में 1 ओवर एस को ऐसे साइड पे कर लो, ठीक है, इजी रहोगे। उसके बाद प्लस बी इंटू एस। अब बी की क्या वैल्यू है देखें, -1/8, ठीक है, -1/8, साथ में ऐसे एस आ गया, और सी की आगे वैल्यू है प्लस सी, देखें वो है -1/4, ऐसे आ गई, ठीक है। और बटे में है आपके एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 16, ये टर्म ऐसे पड़ी हुई है। तो अब ये काफ़ी कहने क्रिटिकल कंडीशन आ गई। अब हमें इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म से इन्वर्स लैपलास भी लेके इसको उसी फॉर्म में वापस लेके जाना है, एक्स ऑफ एस से एक्स ऑफ टी की फॉर्म में। तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। देखें ये अब क्या हो सकता है, यहाँ पे अब आपको देखें बच्चों एक चीज़ पहले करना चाहिए क्लियर कि एक्स ऑफ एस इसके अगर इक्वल था और ये अगर इनके इक्वल है तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 1/8 इंटू 1/s। अब मैं इन दोनों को अलग-अलग कर सकता हूँ, कैसे देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इन दोनों को मतलब कि जैसे इनका एलसीएम लेकर इनको इकट्ठा किया गया हो इस तरह से है, तो यानी अगर ऐसा होता है a प्लस बी और किसके बटे में कुछ भी लिखा गया हो तो हम उनको अलग-अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो बाद में फिर से मिलके एक ही चीज़ बनाते हैं। तो लिहाजा मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, देखें -1/8, ठीक है, और इनटू देखो इनटू मेरे पास आ गया s ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 16, ठीक है। एक तो ये टर्म बन गई, ठीक है, ओके। देखिए और दूसरी टर्म आ जाएगी -1/4 इंटू 1 ओवर एस का स्क्वायर प्लस 2s प्लस 16। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। यहाँ पे असल मेन मसला ये है कि बच्चों बटे में जो टर्म है ना, अब हमें इनका इन्वर्स लैपलास लेना है। तो टेबल में कोई ऐसी टर्म मौजूद नहीं जो इन्वर्स लैपलास से इस तरह की कंडीशन को सॉल्व कर सके, और इसके लिए फिर हमें यही कंडीशन मिलती है, साइन और कास की फॉर्म। आप हमेशा याद रखें जब ऐसी फॉर्म आ जाए ना जहाँ पे रूट्स जो है वो मतलब कह लें उनकी कोई पेयर ना बनते हो जोड़े, तो हमेशा साइन और कास की फॉर्म में ही आने होते हैं, या वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में तो नहीं आएंगे, साइन और कास की फॉर्म में ही आएंगे, और वो हम कैसे लेके जाएंगे वो अब हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं है। पहले तो बच्चों आपने ये करना है कि इसका रूट मुकम्मल करना है, ठीक है। रूट कैसे मुकम्मल करेंगे ये मैं आपको ना रफ अमल में करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आप जगह काम है नेक्स्ट आगे जाने की। देखिए मेरे पास दोनों के बटे में सेम चीज़ है, मैं आपको इसका कंप्लीट रूट करके दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास टर्म है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 16, आप इसको इज इक्वल टू 0 के बराबर थोड़ी देर के लिए रख लें, ठीक है। इज इक्वल टू 0 रखा। अगर मैं आपको वो फार्मूला याद करवाऊँ, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है ना जो कि a प्लस बी होल का स्क्वायर बनता होता है, तो यही फॉर्म मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा। देखिए s का स्क्वायर आ गया प्लस 2, a क्या है इसके लिए s है, तो ये s आ गया। अब इसको कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई दूं तो ये मुझे 2s ही दे, वो है 1। देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई दें ये फिर ही 2s बनता है, यानी कि इसकी जो b यूज़ है वो 1 बनती है। तो मैं 16 को 2 ऐसे हिस्सों में तकसीम कर दूंगा कि ये मुझे यहाँ पे 1 भी मिल जाए, यानी कि इसको मैं 16 को लिख सकता हूँ 15 जमा 1, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट आपको मेथड आता ही होगा। यहाँ पे ऐसा कर दें, देखें इसको इसके स्क्वायर को मुकम्मल करने के लिए जो टर्म आपको चाहिए वो एक दफ़ा प्लस भी कर दें एक दफ़ा माइनस भी कर दें, ये भी मेथड होता है बच्चों को थोड़ा इजी रखने के लिए। अब आप इतनी बड़ी क्लास में अब आपको इतना अब तो पता ही होगा। अब ये देखें ये तो इनके साथ कंपेयर हो गए, ये चीज़ बना देगा s+1 होल का स्क्वायर, जबकि ये 16 में से जब -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी कि √15 इस फॉर्म में। अंडर रूट नहीं सॉरी हाँ √15 लिख सकते हैं, सॉरी √15 होल का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें ये आ सकती है ना फॉर्म। यानी कि बच्चों देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये देखें 16 में से 1 माइनस हो चुका होगा, ये 15 रह चुका होगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ √15 होल का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर इसको काटेगा ये फिर से वही फॉर्म बन जाएगी, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। डेट्स वाई मैं इसको इन दोनों में इसी फॉर्म में लिखूंगा। देखें क्या बनेगा, फिर मेरे पास आ जाएगा x(s) इज इक्वल टू 1/8। इसको इस फॉर्म में लिखने का आपको मतलब पता चल जाएगा। अभी देखें ये -1/8 रह गया, ठीक है, इनटू है ऊपर है बच्चों s, ठीक है, और बटे में आ जाएगा मेरे पास देखें s+1 होल का स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा प्लस √15 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्म आ गई, एक तरफ तो ये आ गया, ठीक है। अभी मेरा काम मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन मैं आपको समझाऊंगा एक एक। यहाँ पे देखें यहाँ पे आ गया 1/s+1 होल का स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने बटे वालों टर्म्स को इनसे क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। अब देखें मैं बनाना क्या चाहता हूँ बच्चों, मैं बनाना चाहता हूँ साइन और कास की फॉर्म। इस तरफ तो कास बन सकता है क्योंकि इसके ऊपर एस पड़ा हुआ है, देखें इसके ऊपर वाली टर्म पे एस पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे तो कास बनेगा। बट
इसका ये वाला s जो है नीचे वाले s के स्क्वायर से मैच करना चाहिए, यानी कि नीचे ऊपर अगर s है नीचे भी s होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ऊपर s है, यहाँ पे s+1 है, यानी कि मैं ऊपर वाले s की जगह मुझे s+1 बनाना होगा। वो कैसे बना सकता हूँ, देखिए इस तरह से +1 भी कर दूँ और इसमें से -1 भी कर दूँ। लेकिन अभी आप बोलेंगे सर ये -1 फिर कहाँ पे जाएगा उड़ के, इसको यार अभी उड़ा लेते हैं। देखिए चेक कीजिएगा, इसको मैंने ऐसे कंपेयर कर लिया इकट्ठा, ठीक है, इसको इकट्ठा कर लिया। और दूसरी तरफ इसके साथ भी मैंने अभी कोई छेड़छाड़ करनी है, लेकिन मैं वो बाद में करता हूँ। देखिए क्या टर्म बन जाएगी, इस तरह से आ जाएगी। देखिए 1/8 1/s फिर -1/8। अब मैं बच्चों इनको अलग-अलग करने वाला हूँ, ठीक है, आपके सामने ही है सब कुछ। बाद में ना कहिएगा सर समझ नहीं आया। देखें ये एक दफ़ा लिखा जाएगा, देखें s+1 ये भी ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया आगे बटे मैंने जैसे दोनों के अलग किया ना, वैसे इसके भी बटे अलग करने लगा। देखें क्या हो जाएगा, एक दफ़ा तो ऐसे लिखा जाएगा s+1 होल का स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी तरफ दफ़ा क्या होगा, ये जो -1 हमने अलग कर लिया, इसमें से -1 भी साथ में हो रहा था, वो क्या होगा, देखें इस तरह से आ जाएगा वो जो -1 है बच्चों, देखिए उसके साथ क्या होना है, वो माइनस मैं बाहर ही रखूंगा। -1 के साथ ये -1/8 भी बाहर ज़रा हो रहा है, वो वाला माइनस मैं बाहर उठा के अगर फेंक दूँ तो वो बन जाएगा +1/8 इंटू 1/s+1 होल का स्क्वायर प्लस √15 होल का स्क्वायर, ठीक है। और बाकी दूसरी टर्म ज़रा मैच करके देखिएगा, ये वाली टर्म जो है -1/4 1/s² s+1 का स्क्वायर सॉरी प्लस √15 का स्क्वायर। अब बच्चों जरा आपने खुद मुझे अपने नॉलेज से बताना है, ये जो टर्म है और ये लास्ट वाली टर्म है, ये दोनों मैच नहीं करती। देखें बस इनका बाहर वाला नंबर है डिफरेंट है, 1/8 है इसका और उसका -1/4 है, तो लिहाजा हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। 1/8 में से -1/4 करके देखें अपने कैलकुलेटर से, आपको भी कैलकुलेटर जवाब देगा। वेयर इज कैलकुलेटर जी, कैलकुलेटर जी आप हमें बताएं कि 1/8 में से अगर माइनस हो रहा हो 1/4 तो हमें क्या आंसर में मिलता है, -1/8। तो बच्चों ये आ जाएगा -1/8, ठीक है। ये एक टर्म बन जाएगी दोनों मिलके, देखें क्या आ जाएगा, फिर ये टर्म इस तरह से आ जाएगी। देखें 1/8 1/s, ठीक है। मैं बस करने लगा हूँ, आपका आंसर है, टेंशन नहीं लेनी, लंबा हो गया क्वेश्चन लेकिन करना पड़ा यार, काफ़ी लंबा था। 1/8 इंटू s+1 ओवर s+1 होल का स्क्वायर है प्लस √15 का स्क्वायर है, ठीक है। और बाकी दोनों टर्म्स जब हमने प्लस माइनस किया तो आपके सामने ही वो इकट्ठी हो गई है, जो कि आती है -1/8, यही आई है ना, -1/8 ही थी, -1/8, ठीक है। और इनटू ये वाली टर्म्स थी। अब बच्चों जरा गौर कीजिएगा, मुझे यहाँ पे ऊपर कांस्टेंट टर्म लिखी है 1 और बटे में है s+1 का स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर। √15 पड़ा है ओमेगा की जगह और s की जगह पड़ा हुआ है s+1। ऊपर तो मैं s+1 बनाने से रहा, यानी कि मुझे अब साइन वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि है ओमेगा, ऊपर बनाना है। ओमेगा यहाँ पे क्या है, इसके लिए √15 है। √15 अगर ऊपर मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, √15 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा और वो बन जाएगा। देखें आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे हाई माई नहीं करके दिखा दूंगा कि आप वैसे ही पागल हो जाओ, जरा गौर से देखना। नीचे वाली टर्म्स तो वही रही है, s+1 का स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर मुझे बनाना है ओमेगा, ओमेगा यहाँ पे हमारे लिए क्या है, √15। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे √15 से ज़रब भी देता हूँ, ठीक है, ये ओमेगा आ गया, और बाहर √15 से डिवाइड भी कर देता हूँ। तो इससे क्या बना, देखें √15 फिर आप इसमें कट जाते हैं, अगर हम काटना चाहें तो ये तो कटते भी हैं। तो लिहाजा हमने बिल्कुल ठीक किया, मैथ के असूलों को अपने मुताबिक ही रहने दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लैपलास इनवर्स ले लेंगे और आपके सामने है सारी कंडीशन, कोई अब आपके कह लेंगे बाहर नहीं रहा। जब लैपलास इनवर्स लेंगे ये बन जाएगा x(t), ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/8 और 1/s का लैपलास क्या होता है आपके सामने है। देखें 1/s का लैपलास अब जब इनवर्स लैपलास लिया जाता है तो वो u(t) में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आ जाएगा u(t), ठीक है। और इसके बाद वाली टर्म्स ये वाली टर्म्स है, देखें ये आ गया -1/8। ये किस चीज़ का लैपलास है बच्चों, ये लैपलास है साइन ओमेगा टी का, जबकि इसमें जो ओमेगा है, अब सॉरी ये वाला है काज ओमेगा टी का लैपलास है, क्योंकि ऊपर एस पड़ा हुआ है। हाँ जी, ओमेगा इसमें क्या है, ओमेगा है √15, तो ये आ जाएगा काज, देखें आपके सामने लिख रहा हूँ काज ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, √15 साथ में टी, ठीक है, ऐसे आ जाएगा और साथ में आ जाएगा u(t). इस तरह से आप लिखोगे, देखो u(t) ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखोगे। उसके बाद ये है -1/8 √15, 8 √15 करके यार देख लेते हैं कितना बनता है। इसको इस फॉर्म में मुझे लिखा हुआ ना प्यारा नहीं लग रहा, ये क्या बनता है 30.9, यार 30.9 है, 30.98, हाँ जी। तो 1 डिवाइडेड बाय अगर हम करते हैं 30.9
98 तो कितना आ जाता है, ये 0.03 आ जाता है। चलें यार इसी फॉर्म में रहने दें, क्या इसको छेड़ना है, दफ़ा करो। ये ऐसे आ गया, ठीक है बच्चों। और जब हमने इसका लैपलास इन्वर्स लिया तो आपके सामने ऊपर ओमेगा पड़ा हुआ है, तो ओमेगा है हमारे पास √15 और s स्क्वायर, और ये फॉर्म है साइन की, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, √15, साथ में टी और u ऑफ टी भी आएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इन सब में से u ऑफ टी कॉमन लेके इसको थोड़ा कहने के एक्सेप्शनल फॉर्म में लिख लें, या आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो अभी के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।